हम चर्चा कर रहे हैं ऋतुओं के संदर्भ में शरद ऋतु। अब हम बात करेंगे शरद ऋतु के विषय में। शरद ऋतु वस्तुतः सुंदर ऋतु है, जहाँ पर बादल विरल हो जाते हैं, एकदम चले जाते हैं, बड़ी आसमान पर बड़ी सुंदरता सी आने लगती हैं और धवल और स्वच्छ और सुंदर होने लगता है। चंद्रमा की किरणें भी जो है बहुत ही अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगती हैं, स्वच्छ और स्निग्ध दिखाई देती हैं, मन को बड़ा आनंद प्रदान करती हैं। उस समय पर नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर दिखने लगते हैं। जल जो है सूर्य के ताप और चांदनी के प्रभाव से स्वच्छ हो जाते हैं और उस समय पर वनस्पतियों में, औषधियों में अम्ल रस की अधिकता पाई जाती है, तो बहुत सुंदर हो जाता है। जब हम बात करें जो वर्षा ऋतु के अंदर शरीर में जो वर्षा और उसकी शीतलता को जो सहन करने का जो अभ्यास हो जाता है हमें थोड़ा सा, और उसके वर्षा काल के बाद में जब शरद ऋतु जब आती है ना, तो उस समय पर सूर्य पूरे तेज के साथ में और चमकता है, जब बहुत अच्छा लगता है। और इस उष्णता के समय जो थोड़ी गर्मी भी होती है, उसमें वर्षा के बाद में भी थोड़ी सी जो गर्मी होती है ना शरद ऋतु में, वो उस समय पर बड़ा अच्छा लगता है। जो वर्षा ऋतु के अंदर जो शरीर में जमा हुआ दोष है वो भी निकलने लग जाता है और उस समय पर दोष प्रकोपित भी हो जाता है कई बार। इसीलिए वर्षा ऋतु में जो दोष कई बार प्रकोपित नहीं होता है, वह शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि इस ऋतु में रक्त दूषित होने की पूरी संभावना रहती है, जैसे कि जिनको पित्त आदि पैदा होना, एसिडिटी वगैरह होती है, या रक्त के रोग जैसे बुखार होना, फोड़े फुंसियाँ हैं, या स्किन की प्रॉब्लम है, गंडमाला है, खुजली है, ये सब भी होने की संभावना रहती है। वर्षा में तो होती ही होती है, बरसात के बाद में शरद ऋतु में भी ये होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसीलिए यह शरद ऋतु विसर्ग काल का ये मध्य भाग होने की वजह से शरीर की स्थिति में जो बल की बात करी जाती है, आयुर्वेद में बल की स्थिति मध्यम होती है। इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है उस समय पर आहार विहार पथ्य अपथ्य के अंदर में जो हमारे लिए मध्यम हो, यानी कि अति नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जयत, ये आहार के विषय में ऋतु के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में सर्वत्र ये बात लागू होती है। और विशेष कर करके इस शरद ऋतु में जो कुपित पित्त है उसको शांत करने के लिए हमको क्या करना है, घी का सेवन करना है। शरद ऋतु में घी लाभकारी पदार्थ माना गया है। तिक्त जो पदार्थ हैं वो इसमें सेवन करने के लिए लाभकारी माना गया है। परंतु यदि देखा जाए तो इस समय पर जो मीठी चीज़ें हैं, हल्की चीज़ें हैं, सुपाच्य चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं और जो पेय हैं उनको उपयोगी माना गया है। आहार के रूप में बात करें तो शाली चावल है, मूंग है, गेहूँ है, गेहूँ है, उबला हुआ दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, मलाई है, श्रीखंड है, ये सब भी हमारे यहाँ लाभकारी माने गए हैं शरद ऋतु के अंदर में। उनका आप सेवन कर सकते हैं। और बाकी बात करें सब्जियों की बात करें तो इस समय पर चौलाई है, बथुआ है, लौकी है, जो बरसात के कारण से आप साग वगैरह नहीं खा रहे थे, हानिकारक था, कुछ साग इस समय पर आप सेवन कर सकते हैं। वर्षा के बाद में शरद ऋतु में कुछ सागों का सेवन कर सकते हैं। और वर्षा के बाद में जैसे लौकी वगैरह, तोरई वगैरह है, फूल गोभी वगैरह, मूली है, ये अच्छी तरह से आती है, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। पालक है, सोया है, सेम है, और फलों में भाई अनार है, आंवला है, और सिंघड़ा है, मुनक्का है, कमलकट्टा है, ये सब लाभकारी हैं। और विशेष करके शरद ऋतु में कहा कि आंवले को शक्कर के साथ खाना चाहिए। आंवले का शक्कर के साथ खाने का मतलब जो आंवला कैंडी है वो शरद ऋतु के लिए अद्भुत है। या आंवले की चटनी बनानी है तो थोड़ी मीठी चटनी बनाइए, आंवले की मीठी चटनी का सेवन करिए। इसी तरह से जो तिक्त पदार्थ हैं उनको घी के साथ पका करके खाना चाहिए। यानी कि जितने भी जो महात्रिफला घृत हैं या फिर जितने भी औषधीय घृत हैं वो सब का सेवन भी इस ऋतु में करना चाहिए। और ये ऐसा कहा कि इस ऋतु में जल को धूप में रख करके फिर रात्रि को चंद्रमा में रख करके प्रयोग में लाना चाहिए। ये कहा कि इस ऋतु में जो होता है, जो अगस्त तारा का जो प्रभाव होता है वो पूरी तरह से विष और अशुद्ध से रहित करता है। यानी इस समय की जो शरद ऋतु में आपने सुना होगा, शरद पूर्णिमा की कहानी भी आपने सुनी होगी। शरद पूर्णिमा में तो ऐसा कहते हैं कि इतनी ताकत होती है, इतनी ऊर्जा होता है कि खीर आदि द्रव्यों को रख करके खाने से श्वास आदि बीमारी भी ठीक हो जाता है। और हमने भी देखा प्रयोग करके ठीक हो जाता है। श्वास रोगों के निराकरण के लिए शरद पूर्णिमा की चांदनी में यदि आप उस खीर को रखते हैं, क्योंकि जो पूरा जो शरद ऋतु ही एक अद्भुत ऋतु है शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से। उस समय पर सूर्य के अंदर भी बहुत सारे स्वस्थकर द्रव्य होते हैं, चांदने में भी ज़्यादा शक्ति आती है, ऐसा हमारा आयुर्वेद मानता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये माना गया है कि अगस्त ऋतु में
तारे भी गुणकारी होते हैं, चांद भी गुणकारी है, सूर्य भी गुणकारी है। यानी वैसे तो सूर्य चांद तारे हमारे सबके लिए लाभकारी हैं, हर ऋतु में लाभकारी है, पर दोष का ऋतु का प्रभाव भी एक ऐसा है कि हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो चांद का लाभ भी, तारे का लाभ, सूर्य का लाभ, पूरा लाभ यदि हमको आनंददायक लाभ पाना है तो शरद ऋतु सबसे बढ़ करके, इसलिए आप उस समय पर सूर्य का सेवन करिए, धूप का सेवन करिए, आप तारों का सेवन करिए, आप चांद का सेवन करिए। यह विष और अशुद्ध से रहित होकर के हमारे लिए वो बहुत ही सब दृष्टि से उपयोगी और लाभकारी है। और इसीलिए इस ऋतु में धूप का, सूर्य का सेवन या आप चंद्रमा का सेवन और आप तारों का सेवन अमृत समान माना गया है। और पानी भी, पीने वाला पानी को भी आप सूर्य में रखिए, चांद में रखिए, वो लाभकारी माना गया। नहाने वाले पानी को भी आप उसमें रख सकते हैं। और नहाने का और तैरने के लिए भी बरसात के बाद में तो तड़ाग है, कुआं है, ये सब चीज़ें हैं, वो बहुत उत्तम माना गया है। शरद ऋतु में आपको स्नान वगैरह करना हो, तैरना हो। और इसके लिए कहा कि जल का जो है उपयोग हितकारी है। इसमें इसी कोई आचार्य चरक ने जो उसमें से निकाल करके जल का जो संग्रह करके रखा गया उसको हंसोदक कहा है। इस ऋतु में अब बात आती है, ये अद्भुत ऋतु है, लाभकारी ऋतु है, सावधानी के साथ में सेहत को बनाने का ऋतु है। हमको उस समय पर मध्यम बल, जैसे आयुर्वेद में कहा मध्यम बल का यह ऋतु है। तो अब आइए हम रसायन की बात करते हैं। रसायन में जैसे मैंने पहले कहा कि इस ऋतु में जो रसायन के लिए हम हरड़ की हम बात कर रहे थे, कदाचित कुप्यते माता नो कदाचिन हरिता की, तो कभी जो प्रकोपित नहीं होता, कभी हमसे नाराज नहीं होता, पर उसमें अत्यंत गुण यदि आपको चाहिए शरद ऋतु के लिए, हरड़ का चूर्ण में उसमें शहद, मिश्री या गुड़, यानी कोई मधुर द्रव्य के साथ में गुड़ मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, किसी के साथ भी इसका हरड़ का 1 चम्मच हरड़ का सेवन आप कर लीजिए। इससे जो क्या होगा, ये रसायन का काम करेगा, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएगा, रोग से मुक्त करेगा। पूरे ऋतु में आप सेवन कर सकते हैं। ये कुपित पित्त को और दूषित रक्त को शांत करने के लिए लाभकारी है। इसके लिए इसके साथ में आप थोड़ा सा विरेचन करें, क्योंकि जो वर्षा में जो दोष प्रकोपित हुआ है, संचित हुआ है, उसको निकालने के लिए दस्तावर औषधि का प्रयोग करिए। रक्त मोक्षण भी, क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़े काट देते हैं, फोड़े फुंसी हो जाता है बरसात में, उस समय पर रक्त मोक्षण कर करके रक्त निकालने की चिकित्सा करनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। और अनेक रोगों से इस ऋतु में फिर बचा जा सकता है। और इस ऋतु में कहा कि जिस तरह से वसंत ऋतु में पुष्प खिलते हैं, इसी तरह से शरद ऋतु में भी हमारे को उस समय पर भी नए नए पुष्प खिलते हैं। उन पुष्पों का, आभूषणों का धारण करना, उनका प्रयोग करना बहुत लाभकारी माना गया है। मैंने आपको कहा कि रात्रि के समय पर चंद्रमा का आनंद लीजिए। शरद का चंद्रमा अद्भुत होता है। चंद्रमा की किरण वहाँ पर बैठने से, घूमने से, सोने से स्वास्थ्य पर बहुत ही अद्भुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि शरद ऋतु में हमको क्या खाना, नहीं खाना है, अपथ्य आहार विहार, किन चीज़ों से बचना है। मेरे भाई, शरद ऋतु में सरसों का तेल थोड़ा कम प्रयोग करिए, मट्ठा नहीं खाना है, नहीं पीनी है, सौंफ है, लहसुन है, बैंगन है, करेला है, हींग है, और ये काली मिर्च और पीपल वगैरह भी कम लेना है। और उड़द की दाल या उड़द की दाल से बने हुए भारी पदार्थ हैं, कड़ी पड़ी खट्टे पदार्थ हैं या क्षार द्रव्य हैं, और कोई भी मादक द्रव्य है, शराब तो पीनी नहीं भाई, पर इस ऋतु में तो बिल्कुल ही नहीं पीना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। दही और नमक वगैरह भी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नमक बिल्कुल कम खाना चाहिए। शरद ऋतु में जितना हो सके ध्यान रखिए, नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा यदि आपको भूख नहीं लग रही हो तो खाना मत खाना। यदि नहीं भूख लग रही हो, भूखे रह लेना। ये मत सोचना कि भूख नहीं लगी, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। इस समय पर भूख कम लग सकती है, क्योंकि इस समय पर कम सेवन करना ही शरीर के लिए लाभकारी है। इस मौसम में धूप है या ओस भी पड़ेंगे कभी कभी सुबह सुबह, और पूरब से आने वाली हवाओं से भी थोड़ा बचना चाहिए। यानी शरद ऋतु में धूप सेवन प्रातः काल आप कर सकते हैं, परंतु तेज धूप दिन से बचना चाहिए, क्योंकि शरद की धूप, चांदनी और तारे बहुत लाभकारी होते हैं मैंने कहा, परंतु धूप से दिन में बचने के लिए कहा। भरी दोपहर में आचार्य जी ने कहा धूप का सेवन करना चाहिए, भरी दोपहर में
धूप में मत बैठना, इतना ही निवेदन है। और इस समय पर व्यायाम भी कम करना चाहिए। वर्षा के बाद में अधिक व्यायाम को हानिकारक माना गया है। मध्यम बल की स्थिति होता है शरद ऋतु के अनुसार। इस समय पर फिर क्या करें, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो अब हम, क्योंकि हमने बात करी षड ऋतुओं की बात हुई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब सब ऋतुओं को मिला करके, हालांकि आपने अलग अलग कड़ियों को देखा हो या अलग सारे ऋतुओं को आप कार्यक्रम को नहीं देख पाए हों, मेरा निवेदन है आप सारे कार्यक्रम को ऋतुओं के संदर्भ में, दिनचर्या के संबंध में, रात्रिचर्या के संदर्भ में जो हमने बताया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा पूरे 6 ऋतुओं के लिए हमको क्या करना चाहिए, उनकी हम बात करेंगे संक्षिप्त में। यानी कि जिन षड ऋतुओं की हमने चर्चा की है उस चर्चा को हम एक थोड़े से एक संक्षिप्त पर एक सार रूप में लेकर के आते हैं, क्योंकि यह षड ऋतु का वर्णन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। संभवतः इससे पहले इतनी जानकारियाँ आपको एक जगह पर कहीं मिलना बहुत दुस्तर होता है, क्योंकि हमने भी यदि संग्रहित किया है तो अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके, अनेक जगह से विलोडन करके इस चीज़ को आपको बताने का प्रयास किया है। वसंत ऋतु जैसे हमने कहा, जो चैत और बैसाख का जो महीना है उस समय पर तिक्त, कटु और कषाय रस तथा रुक्ष और उष्ण गुण वाले पदार्थ और पेयों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म के लिए जैसे हमने कहा, जेठ और आषाढ़ के महीना में मधुर रस है, स्निग्ध है और शीतल खान पान करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा के लिए श्रवण और भाद्रपद के महीने में जैसे हमने आपको कहा था, मधुर, अम्ल और लवण रस का और स्निग्ध और उष्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन बहुत ज़्यादा नहीं, मध्यम स्तर पर लेना चाहिए। शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक महीने में मधुर, तिक्त और कषाय रसों का सेवन करना है। रुक्ष शीतल खान पान करना है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष मास में मधुर, अम्ल और लवण रस का, स्निग्ध और उष्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। शिशिर ऋतु में माघ और फाल्गुन में मधुर, अम्ल और लवण रस का, स्निग्ध और उष्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वैसे तो सभी 6 ऋतुओं में 6 रसों का सेवन तो करना चाहिए, परंतु ऋतु विशेष में इन उपर्युक्त रसों का, द्रव्यों का सेवन विशेष रूप से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और जो लाभकारी द्रव्य हैं उनका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि हर द्रव्य में षड रस होते ही हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में एक द्रव्य के रस की अधिकता होती है। तो उसीलिए आपको ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक इसको करना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, ऋतुचर्या में वर्णित आहार विहार का सेवन करते हुए ये जरूर ध्यान रख लेना कि ऋतु संधि, ऋतु के अंतिम और आने वाले ऋतु के मध्यम सप्ताह में आहार विहारों का धीरे धीरे छोड़कर ही नई ऋतु में बताए गए आहार विहार की तरफ जाना चाहिए। यानी एकदम जंप मार करके एकदम कूदना नहीं है, धीरे धीरे, यानी कि ऋतुओं को विभाजन ऋषियों ने चीज़ों को समझाने के लिए किया है। पर मौसम न एक दिन में गर्म होता है, न एक दिन में ठंडा होता है। तो धीरे धीरे सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर सर्दी, ये जो क्रम है इसको आप सहज रूप से उसी तरह से चीज़ों का आप पालन करें। एकदम आहार को ना त्याग करें, न एकदम आहार का ग्रहण करें, एकदम ना छोड़ करके धीरे धीरे आहारों का जो है ग्रहण करने का प्रयास करें। क्योंकि जो असात में होता है, जो प्रतिकूलता की स्थिति जब बन जाती है तो रोग उत्पन्न होता है। और विशेष कर करके ऋतु परिवर्तन के प्रसंग में मैं थोड़ी सी बात बताना जरूर चाहूँगा कि कार्तिक के जो अंतिम जो 8 दिन है ना, जो मार्गशीर्ष महीने के जो प्रारंभिक 8 दिनों को आचार्यों ने यम दंष्ट्रा कहा, यम दंष्ट्रा यानी यमराज की दाढ़ कहा है। यानी कि इन दिनों विशेष कर करके मंगसिर, यानी कि मंगसिर अगहन के प्रारंभिक दिन, यानी कि औसोज और मंगसिर, औसोज कार्तिक मंगसिर, कार्तिक के बाद में मंगसिर आता है, कार्तिक का महीना और जो मंगसिर का महीने का जो बीच का समय है, यानी कि हमारे यदि आप आधुनिक महीनों के हिसाब से सोचते हैं तो नवंबर का जो प्रारंभ है उस समय पर गर्मी लगभग ख़त्म होने को होती है, सर्दी शुरू होने को होती है। वो बड़े खतरनाक दिन होते हैं। ध्यान रखिए, यम दंष्ट्रा खतरनाक है, यमराज तो खतरनाक होता ही है, पर वो 8 दिनों के, यानी नवंबर के जो शुरू के जो 8 दिन है या अक्टूबर के समापन के जो दिन है, उन दिनों में आपको बहुत सावधान रहना है। पूरे साल के अंदर सबसे खतरनाक दिन
वही माने गए हैं, क्योंकि इन दिनों में परिवर्तन के कारण से पित्त का प्रकोप हो जाता है, ज्वर आदि होने की संभावना रहती है। और सच मानिए तो यह एक रिसर्च का भी विषय हो सकता है। क्या उन 8 दिनों में ये दुनिया ज़्यादा बीमार होती है क्या उन 8 दिनों के कारण से ज़्यादा रोग होता है क्या? यह भी एक रिसर्च का अनुसंधान का विषय है। पर ऋषियों ने कहा तो हमने आपको बताया। तो हमें प्रकृति का अनुकूल दिनचर्या का पालन करना चाहिए, पथ्य आहार विहार का पालन करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन के समय ऋतु के संचित दोष तथा नई ऋतु के आगमन से हमारी त्रिदोषात्मक जो मूल प्रकृति है तथा बाहर की जो प्रकृति, वो भी एक परिवर्तन होता रहता है। यानी कि प्रकृति हमारे शरीर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, इन दोनों को सामंजस्य कर करके हमको आहार विहार और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और उस समय पर इसको ध्यान में रखते हुए हमें योगाभ्यास का पालन करना चाहिए। योगासन प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि जो नियमित रूप से लगातार जो कर सकते हैं वह है योगासन प्राणायाम ध्यान। इसको कभी मत छोड़ना। वो चाहे किसी भी ऋतु की बात है, किसी भी प्रकृति की बात है, किसी भी विकृति की बात है, बाहर ऋतुओं की बात हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, उससे फिर आप अपने वात पित्त और कफ जो अपनी प्रकृति है उस प्रकृति को बना करके रख सकें। जो शरीर की प्रकृति है वो बाहर की प्रकृति के कारण से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए इन चीज़ों में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कर करके हम क्या कर सकते हैं, ऋतु परिवर्तन के जो दोष हैं, उनके जो प्रकोप हैं, उन प्रकोपों से भी हम मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए इन षड ऋतुओं की जो मैंने बहुत चर्चा करी है, आपको बताने का जो प्रयास किया है, इसको आप गहराई से समझिए। तो क्या खाना है, इसमें आपने एक कॉमन चीज़ देखा होगा कि बहुत सारे द्रव्यों का सब बार में निषेध किया। कुछ द्रव्यों का हर ऋतु में सेवन के लिए कहा है, कुछ द्रव्यों का ऋतु विशेष में सेवन के लिए कहा है। ये 3 तरह से आप विभाजन कर सकते हैं। तो उन द्रव्यों को हम ज़्यादा सेवन करें जो सारे 6 ऋतुओं में जिनको खा सकते हैं, जो हल्की चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ हैं, ताज़ा भोजन है या जो अनाज हैं या प्राकृतिक फल हैं, इनका सेवन हर ऋतु के लिए पथ्य माना गया है। और बहुत सारे द्रव्य ऐसे भी हैं हर रोग में भी पथ्य माने गए हैं। तो इसका आप ज़्यादा ध्यान रखिए। जो विशेष करके जो 12 महीना सेवनीय द्रव्य हैं उनको आप प्राथमिकता पर ले लीजिए। ऋतु के अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से जो सेवनीय द्रव्य हैं उसको सेकेंडरी अपनी आवश्यकता में ले लीजिए। जो निषेध वाले द्रव्य हैं उनसे आप बचने का प्रयास करिए। यदि आप 3 चीज़ कर लेंगे तो आप बीमार या तो होंगे नहीं, यदि बीमार हो भी गए हैं तो आपको ठीक होने में इससे मदद मिलेगा आपको, इससे आप जल्दी से स्वस्थ हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात है कि जैसे आपने देखा कि षड ऋतुओं में व्यायाम आदि के लिए एकदम निषेध नहीं है। अलग अलग ऋतुओं के लिए, जैसे सर्दी में ज़्यादा व्यायाम कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं, पर मध्यम स्तर का जो व्यायाम है एक्सरसाइज है, वो करना जरूरी है। इसी तरह से आपने देखा होगा पूरे षड ऋतुओं के वर्णन में ऋषियों ने जो हमको बताया है, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, कोई भी ऋतु हो, कोई भी स्थिति हो, इसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका पालन हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिक जो चीज़ हैं, हम अपनी प्रकृति को समझते हैं तो इससे हम निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आयुर्वेद की इस गूढ़ विधा को सरल और सुगम शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया और हमने आपको बताया कि किस तरह से हरी तकी को हम पूरे साल भर सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग हमसे यही पूछते हैं कि आचार्य जी, क्या हम इसको पूरे वर्ष भर खा सकते हैं, क्या हमको कब करना चाहिए? तो मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ, पूरे वर्ष भर अपनाए जा सकने वाली औषधियाँ क्या हो सकती हैं। जैसे गुड़ूची है, गिलोय आप पूरे 12 महीना ले सकते हैं, वो लाभकारी है। गिलोय घनबटी आप 12 महीना सेवन करिए, या फिर आप गिलोय को काढ़े के रूप में सेवन करिए। कोई भी बीमारी है, चाहे गर्मी की, चाहे सर्दी की, चाहे कोई भी रोग है, आप 12 महीना सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो एलोवेरा है, घृत कुमारी है, घृत कुमारी सोरस को आप 12 महीना सेवन कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी बीमारी आप सेवन कर सकते हैं। आंवला भी 12 महीना सेवन कर सकते हैं, परंतु जिनको कफ हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों को सर्दी के मौसम में थोड़ा काली मिर्च मिला कर लेना चाहिए, बरसात के मौसम में भी थोड़ा सा सौंठ और काली मिर्च मिला करके लेना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा चाहें तो 12 महीना, जैसे हमने बताया कि हल्दी है या मेथी है, सौंठ है, हल्दी का सेवन भी आप उचित मात्रा में, कच्ची हल्दी 12 महीना आप ले सकते हैं। परंतु सौंठ वगैरह गर्मी में ही आपको नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा कम मात्रा में लेनी चाहिए, सर्दी में ले सकते हैं। जैसे खाने में भी, जैसे हमने बताया कि जैसे प्याज है, प्याज आप
पूरे 12 महीना ले सकते हैं। यदि आप सेवन करते हो तो लहसुन है, लहसुन को आप गर्मी में थोड़ा कम सेवन करना चाहिए, सर्दी में आप सेवन कर सकते हैं। तेल आदि, घृत आदि, घी है, मक्खन है जिसको नवनीत कहते हैं, जो बना हुआ नया जो मक्खन है उसका सेवन आप लगभग 12 महीना कर सकते हैं। दूध का सेवन रोग विशेष की स्थिति को छोड़ करके 12 महीना आप सेवन कर सकते हैं, बशर्ते कि वह दूध शुद्ध होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में भी जैसे मुनक्का है, अंजीर है या किशमिश है, इन सब का सेवन आप 12 महीना कर सकते हैं। बादाम का सेवन भी भिगो करके 12 महीना सेवन कर सकते हैं। परंतु काजू है या भारी जो गरिष्ठ छुआरे हैं, खजूर हैं, इनका सेवन आप सर्दी में कर सकते हैं, गर्मी में आपको नहीं करना है। तो ये साधारण सी लगने वाली विशेष बात का जो वर्णन है वो हमने आपको बताया। आपको संभवतः सारी चीज़ जरूर समझ में आई होंगी। यदि कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो अगले प्रकरण के अंदर भी हम इन विषयों को लेकर के विशद और गहन चर्चा करते रहेंगे। अभी आहार का प्रकरण और आने वाला है, आहार की हम वहाँ बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमने आहार की चर्चा तो की, अभी हमने आहार को ऋतु के अनुसार चर्चा की है, आहार को प्रकृति के अनुसार हमने चर्चा की है। पर आहार कैसे खाएं, कौन कौन से के साथ क्या क्या चीज़ खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाना है, कौन कौन से द्रव्य हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें गुणकारी हो सकती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त फिर हम किस तरह से हम अपने रोगों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, इस तरह से अनेक चर्चा को, अनेक बातों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित रहने वाले हैं। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। हम इस आयुर्वेद को हम जैसे प्राचीन काल में यह हर एक परिवार के लिए आवश्यक विद्या थी, हर एक परिवार बेसिक आयुर्वेद को समझता था, उसी स्थिति में हम इस देश को और इस दुनिया को पहुंचाने के संकल्प के साथ में इस कार्यक्रम को लेकर के हम आपके बीच में हैं। तो आज हमें विदा दीजिए, फिर अगली कड़ी में अगली जानकारियों के साथ हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए मेरा आपको नमन, प्रणाम, ओम।